प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 9 के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के पाठ्यक्रम को लगभग 30% तक कम कर दिया है। अब जो हमें नया पाठ्यक्रम पढ़ना है उसमें से कई पाठ हटा दिए गए हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन ऐसे पाठ हैं जो हटा दिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं। हमारा संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम 4 खंडों में विभक्त होता है: गद्य खंड, काव्य खंड, संस्कृत खंड और एकांकी खंड। इसके अलावा संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण भी शामिल होता है। तो हमारे गद्य खंड से 3 पाठ इस वर्ष के पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं। पहला है बात प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है स्मृति श्री राम शर्मा और तीसरा है ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती। काव्यखंड के अंतर्गत देखें तो 5 ऐसे पाठ हैं जो हमारे पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता प्रेम माधुरी, दूसरा है नागार्जुन बादल को घिरते देखा है, तीसरे कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी उन्हें प्रणाम और चौथे कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जिनकी कविता अच्छा होता सितार संगीत की रात को हमारे पाठ्यक्रम से हटाया गया है। और इसके बाद 5वें कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जिनकी कविता युगवाणी को हमारे पाठ्यक्रम से हटाया गया है। अगर हम संस्कृत खंड में देखें तो संस्कृत खंड में सदाचारः और सिद्धि मंत्र हैं, यह 2 पाठ पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं। एकांकी खंड के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में कुल 5 एकांकियां थीं, जिनमें से 3 एकांकियां हटाई गई हैं: व्यवहार सेठ गोविंद दास, सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर, नए मेहमान उदय शंकर भट्ट। और यदि हम संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत देखें तो इसमें संधि के अंतर्गत 2 संधियां थी, दीर्घ संधि और गुण संधि, जिनमें से दीर्घ संधि को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। शब्द रूप के अंतर्गत भानु और अस्मद यह 2 शब्द रूप हटाए गए हैं। अब हमें राम और हरि इन 2 शब्द रूपों का ही अध्ययन करना है। समास के अंतर्गत तत्पुरुष समास को पाठ्यक्रम से हटाया गया है। अब हमें केवल अव्ययी भाव समास का ही अध्ययन करना है। तो ये तो हमारा वह पाठ्यक्रम हो गया जो इस साल के पाठ्यक्रम से हटाया गया है। अब शेष बचे 70% पाठ्यक्रम को हम देखते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से पाठ हैं जो इस साल हमें पढ़ने हैं। तो पहले हम गद्यखंड से देखते हैं। तो गद्यखंड में इस साल हमारे कुल 5 पाठ हैं। हमारा पहला पाठ है मंत्र। मंत्र एक हृदय स्पर्शी कहानी है जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यह कहानी मानवीय संवेदनाओं के अंतर्द्वंद पर आधारित है। यह अपने विरोधी के अपकार को भी भुलाकर व्यक्ति को त्याग, कर्तव्य निष्ठा और सेवाभाव जैसे महान गुणों को अपनाने के लिए हमें प्रेरित करती है। दूसरा पाठ है हमारा गुरु नानक देव, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। गुरु नानक देव एक संस्मरणात्मक निबंध है जिसमें सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव के जीवन, चिंतन, सामाजिक कार्यों एवं आदर्श आचरण की झलक प्रस्तुत की गई है। तीसरा पाठ है गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। गिल्लू रेखाचित्र विधा पर आधारित एक अनुपम रचना है जिसमें गिलहरी जैसे एक अति साधारण एवं उपेक्षित प्राणी की चेष्टाओं का सजीव चित्रण करते हुए उसे एक स्मरणीय व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। चौथा पाठ है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, जिसके लेखक काका कालेलकर हैं। यह एक संस्मरणात्मक निबंध है। प्रस्तुत निबंध में राष्ट्रमाता कस्तूरबा के पातिव्रत धर्म, त्याग व सेवा परायणता जैसे महान गुणों पर आधारित जीवन की अनेक ऐसी झांकियां प्रस्तुत की गई हैं जो भारतीय नारी के गरिमापूर्ण रूप का अनुपम चित्र प्रस्तुत करती हैं। 5वां पाठ है तोता। यह रविन्द्रनाथ टैगोर की एक व्यंग्यात्मक कहानी है जो वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ही तीखा व्यंग करती हैं। इसके अलावा एक और पाठ है सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। तो ये हमारे पाठ्यक्रम में कुल इतना गद्यखंड से पाठ शामिल हैं। अब हम आते हैं काव्यखंड पर। तो काव्यखंड में हमारे इस साल कुल 8 कवि निर्धारित हैं। पहले हैं कबीरदास। कबीरदास की 15 साखियाँ हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। इन साखियों में भक्ति के साथ साथ जीवन की व्यावहारिकता और संसार की नश्वरता का ज्ञान कराकर जीवन में आत्मसंयम के महत्व को बताया गया है। दूसरी हमारी कवियत्री हैं मीराबाई, जिनकी 5 पदावलियां हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई हैं। इन
पदावलियों में भक्ति रस में डूबकर जीवन में शांति और संतोष के महत्व को प्रकट किया गया है। हमारे तीसरे कवि हैं रैदास, जिनका एक पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस पद में रैदास की निश्चल एवं भाव विभोर कर देने वाली भक्ति के दर्शन हमें होते हैं। हमारे चौथे कवि हैं रहीमदास, जिनके 14 दोहों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इन दोहों में नैतिकता का संदेश व्यावहारिकता की कसौटी पर कसकर दिया गया है। पांचवें कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनकी रचना पंचवटी को पाठ्यक्रम में रखा गया है। इस कविता में लक्ष्मण के माध्यम से व्यक्ति को उसके कर्तव्य बोध एवं भातृभक्ति की प्रेरणा दी गई है। छठे कवि हैं निराला, जिनकी कविता दान को हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। इस कविता में दान के झूठे दिखावे पर व्यंग करते हुए कवि ने मानवीयता का संदेश दिया है। सातवें कवि हैं जयशंकर प्रसाद, जिनकी कविता पुनर्मिलन हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। इसमें श्रद्धा और मनु के पुनर्मिलन के माध्यम से निराशा और हताशा को छोड़कर जीवन में आशावादी दृष्टिकोण अपनाने का संदेश दिया गया है। हमारे आठवें और अंतिम कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, जिनकी कविता पथ की पहचान के माध्यम से दुविधापूर्ण मनुष्य को सही मार्ग की पहचान और उसके अनुसरण की प्रेरणा दी गई है। तो ये हमारे काव्यखंड का पाठ हो गया। अब हम देखते हैं संस्कृत खंड में। तो हमारे संस्कृत खंड में कुल 5 पाठ शामिल हैं। पहला है वंदना, दूसरा है पुरुषोत्तमः रामः, तीसरा है सुभाषितानि, चौथा है परमहंस रामकृष्ण और पांचवा है कृष्ण गोपाल नंदन। अब हम आते हैं एकांकी खंड पे। एकांकी खंड के अंतर्गत 2 एकांकियां हैं, दीपदान रामकुमार वर्मा और दूसरी है लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ अश्क। तो ये तो हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम हो गया। अब हम यह देखेंगे कि हमारे इस संपूर्ण पाठ्यक्रम से हमारी परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं। तो आइए हम इसको भी समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 के का और खा 2 खंड होते हैं। का खंड के अंतर्गत हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय पूछा जाता है, जिसमें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग इन 2 कालों से संबंधित 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो 1-1 नंबर के होते हैं। अब इसी प्रश्न के खंड खा के अंतर्गत हिंदी पद्य साहित्य के विकास का संक्षिप्त परिचय पूछा जाता है, जिसमें 2 कालखंड हैं, आदिकाल और दूसरा है पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल। इन 2 कालखंडों से 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न हमारे पाठ्यक्रम में पूछे जाते हैं, जो 5 अंक के होते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत हमारे गद्य खंड में जो पाठ निर्धारित हैं, उन पाठों के गद्यांश पर आधारित 3 अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक गद्यांश दे दिया जाता है और उस पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें पहला प्रश्न संदर्भ से होता है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या से और तीसरा तथ्यपरक प्रश्न होता है। इसमें संदर्भ लिखने के लिए 2 अंक, व्याख्या लिखने के लिए 4 अंक और तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 2 अंक निर्धारित। प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत हमारे काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से प्रश्न पूछा जाता है। इसके अंतर्गत 2 पद्यांश दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है और उसका काव्य सौंदर्य भी बताना होता है। संदर्भ के लिए 2 अंक, व्याख्या के लिए 4 अंक और काव्य सौंदर्य बताने के लिए 2 अंक निर्धारित है। इस प्रकार यह प्रश्न भी कुल 8 अंकों का होता है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत संस्कृत के निर्धारित पाठों से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें किसी एक गद्यांश अथवा श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद पूछा जाता है। संदर्भ के लिए 1 अंक और हिंदी अनुवाद के लिए 4 अंक होता है। इस प्रकार यह प्रश्न 5 अंक का होता है। प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित एकांकियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न एकांकी के कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्यों पर आधारित होते हैं। यह 3 अंक का प्रश्न होता है। 2 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से हमें किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होता है, जो 3 नंबर का होता है। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत निर्धारित पाठों के लेखकों तथा कवियों का जीवन परिचय पूछा जाता है। इसमें एक जीवन परिचय हमें
कवि का लिखना होता है और एक जीवन परिचय हमें लेखक का लिखना होता है। इन दोनों जीवन परिचय के लिए 3-3 अंक निर्धारित होता है। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 के भी 2 खंड होते हैं। खंड का के अंतर्गत हमारे पाठ्यवस्तु से एक श्लोक लिखने के लिए आता है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यह श्लोक 2 नंबर का पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 7 के खा के अंतर्गत संस्कृत पाठों पर आधारित प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। इसमें 4 प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत में देने होते हैं। यह दोनों ही प्रश्न 1-1 अंक के होते हैं। प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत काव्य सौंदर्य के तत्व पूछे। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत 3 चीजें हैं, रस, छंद और अलंकार। रस के अंतर्गत 2 रस हैं, श्रृंगार रस और वीर रस। इन दोनों ही रसों के अस्थायी भाव, परिभाषा, उदाहरण और पहचान, यही चीजें पूछी जाती हैं और यह प्रश्न 2 अंकों का होता है। प्रश्न नंबर 8 के खा के अंतर्गत 2 छंद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, चौपाई छंद और दोहा छंद। इन दोनों ही छंदों के लक्षण और उदाहरण हमें लिखने होते हैं। प्रश्न नंबर 8 के ग में अलंकार है। हमारे पाठ्यक्रम में 3 शब्दालंकार शामिल हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इन तीनों ही अलंकारों की परिभाषा, उदाहरण और पहचान हमें बतानी होती है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हिंदी व्याकरण एवं शब्द रचना से संबंधित होता है। इस प्रश्न के 4 खंड होते हैं। खंड का के अंतर्गत वर्तनी तथा विराम चिन्ह पूछा जाता है जो 2 अंक का होता है। खंड खा के अंतर्गत शब्द रचना जिसमें तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, इन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 के ग में समास पूछा जाएगा जिसमें इस साल अव्ययी भाव समास पूछा जाना है। इस समास की परिभाषा और उदाहरण हमें तैयार करना है। प्रश्न नंबर 9 के घा के अंतर्गत मुहावरे एवं लोकोक्तियां पूछी जाती हैं। इनके अर्थ और वाक्य प्रयोग हमें समझने होते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 संस्कृत व्याकरण से संबंधित होता है। इसके 3 खंड होते हैं। खंड का में संधि पूछी जाती है। संधि के अंतर्गत हमें इस साल गुण संधि का अध्ययन करना है जिसकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान हमें समझनी है। प्रश्न नंबर 10 के खा के अंतर्गत शब्द रूप पूछे जाएंगे जिसमें राम और हरि, यह 2 शब्द रूप हमें याद करने हैं। खंड गा में धातु रूप पूछे जाते हैं जिनमें 3 धातुएं हैं, गम, भू और क्री। इन तीनों ही धातुओं के 5 लकारों में अर्थात लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, लंग लकार एवं लिट लकार के अंतर्गत हमें रूप याद करने हैं। प्रश्न नंबर 11 इसके 2 खंड होते हैं। खंड का के अंतर्गत हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होता है जो 2 अंक का होता है। प्रश्न नंबर 11 के खा के अंतर्गत पत्र लेखन होता है। पत्र लेखन के अंतर्गत ज़्यादातर प्रार्थना पत्र ही पूछा जाता है और प्रार्थना पत्र विद्यालय से संबंधित अक्सर पूछा जाता है, तो इसमें हमें केवल प्रार्थना पत्र लिखने के लिए अभ्यास करना है और यह प्रार्थना पत्र 4 अंकों का पूछा जाता है। तो इस प्रकार कुल 70 अंकों का हमारा यह प्रश्न पत्र होता है। इसके अलावा 30 नंबर के 3 प्रोजेक्ट कार्य होते हैं या हम जिन्हें आंतरिक मूल्यांकन भी कह सकते हैं। आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत 10-10 अंक की 3 परीक्षाएं आयोजित होंगी जिनके अंक जो है हमारी मुख्य परीक्षा के अंक में जोड़े जाएंगे। इस तरह से हमारा यह हिंदी का पेपर कुल 100 अंकों का होगा। तो हमें इसी तरह से इस हिंदी के पाठ्यक्रम को तैयार करना है। आगे के वीडियो में हम आपको इस संपूर्ण पाठ्यक्रम के विभिन्न खंडों, गद्य खंड, काव्य खंड, संस्कृत खंड और एकांकी खंड के पाठों को एक एक करके अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।